गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने नई यूनिट स्टार्ट की थी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है 12th NCERT चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बच्चों वो जो चैप्टर नंबर 11 है वो अपन ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे बायोटेक का। उसके बाद में बच्चों डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक नॉर्मल जो टिपिकल डेफिनेशन है वो अपन ने स्टडी की। उसके बाद में बच्चों अकॉर्डिंग टू EFB डिस्कस किया था अपन ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन बायोटेक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर डेफिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू मेन प्रिंसिपल थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, वो अपन ने डिस्कस कर लिए। और उसके बाद लास्ट अपन ने स्टडी की थी बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच मैनिपुलेशन ऑफ genetic material occur by man in vitro condition, ठीक है। ये अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। अब बच्चों अपन स्टडी करते हैं, ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, किसने किया, इसका स्टडी अपन करते हैं। तो देखो बच्चों, ये काम किसके द्वारा किया गया, बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने कॉन्स्ट्रक्शन किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA का। कैसे किया था देखो बच्चों, बैक्टीरिया जिससे फॉरेन DNA प्राप्त किया था, बैक्टीरिया कौन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है। देखो, फॉरेन DNA प्लस वेक्टर DNA। जब फॉरेन DNA को बाइंड अप कर दिया जाए किसके साथ में, वेक्टर DNA के साथ में, तो न्यूली फॉर्म्ड जो DNA होता है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बैक्टीरिया का नेम क्या था बच्चों, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया हैविंग नेटिव प्लाज्मिड विथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया में बच्चों क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मिड। और वो प्लाज्मिड क्या रखता था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इन दोनों के बारे में समझते हैं। प्लाज्मिड बच्चों आप खूब अच्छी तरह से अवेयर हो अबाउट प्लाज्मिड। देखो, सपोज दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, ये अपन मान लेते हैं एक बैक्टीरियल सेल है, क्लियर। और ये बैक्टीरियल सेल का है मेन क्रोमोसोमल DNA। क्या मान लेते हैं बच्चों, ये क्या है, क्रोमोसोमल
डीएनए। ठीक है, तो इस क्रोमोसोमल डीएनए से एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए प्लाज्मिड की तो आप सिंपली डेफिनेशन क्या बता सकते हो बच्चों? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मेनली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स नोन एज प्लाज्मिड। ओके बेटा, ये तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन हो गई। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मेनली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स नोन एज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है। अब देखो बच्चों, प्लाज्मिड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। प्लाज्मिड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन मतलब जीन्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड कंट्रोल्ड स्पेशल फंक्शन। प्लाज्मिड पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो किसी ना किसी स्पेशल फंक्शन को बच्चों क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और ऐसा ही एक स्पेशल फंक्शन है लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आप मीनिंग क्या लगाओगे? नाम से तो पता चल रहा है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे अपन कोई एंटीबायोटिक का यूज करें बैक्टीरिया को किल करने के लिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, और सपोज बैक्टीरियल सेल अफेक्ट नहीं हो रही है किससे? एंटीबायोटिक से। बैक्टीरियल सेल अफेक्ट नहीं हो रही है किससे? एंटीबायोटिक से। इट मींस बैक्टीरियल सेल्स शोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरियल सेल्स क्या शोज कर रही है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब अपन जानते हैं हर कैरेक्टर के लिए, हर फीचर के लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन बच्चों किस पर प्रेजेंट था? प्लाज्मिड। इसीलिए अपन ने क्या लिखा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम हैविंग नेटिव प्लाज्मिड विथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है। अब बच्चों ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये ऑब्टेन किया गया प्लाज्मिड से, उसको कट करके। किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो देखो ऑब्टेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट। ऑब्टेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। देखो बच्चों ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज ये प्लाज्मिड है, क्लियर?
और इस प्लाज्मिड में ये प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या प्रेजेंट है बच्चों? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये इतना पोर्शन कब मिले? जब इस प्लाज्मिड को या इस डीएनए को क्या किया जाए बच्चों? कट किया जाए। और ये कट करने का जो फंक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या लिखा अपन ने? ओब्टेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, अब देखो बच्चों, फॉरेन डीएनए। अब फॉरेन डीएनए क्या रखता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और इस फॉरेन डीएनए को बाइंड किया गया, लाइगेट किया गया किसके साथ में? वेक्टर के साथ में। और एज ए वेक्टर भी बच्चों किसका यूज किया गया? प्लाज्मिड। एनोदर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में प्लाज्मिड का कैसे यूज किया जा सकता है? एज ए वेक्टर। तो बच्चों फॉरेन डीएनए को बाइंड कर दिया प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन से एंजाइम की हेल्प से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, फॉरेन डीएनए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता है, वेक्टर डीएनए, दोनों को बाइंड अप कर दिया तो क्या बन गया? आप बोलो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और बच्चों वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या रखता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता है। ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज ये जैसे मान लो प्लाज्मिड था जिसको एज ए वेक्टर यूज किया गया था, और इस प्लाज्मिड में ये जोड़ दिया था क्या? फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्लियर? अब इसको बच्चों ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर इनटू होस्ट इकोलाई बैक्टीरिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने, किसमें? होस्ट इकोलाई में। अब बच्चों यहां पर एक समझने वाली बात है, क्या? इकोलाई सिमिलर लाइक साल्मोनेला। इकोलाई बैक्टीरिया सिमिलर है, मिलता जुलता है किससे? साल्मोनेला से, बट डू नॉट हैव नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन नेचुरली उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, ऐसे होस्ट इकोलाई बैक्टीरिया में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया बच्चों? ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अब ट्रांसफर करने के बाद ध्यान देंगे बच्चों, रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट इकोलाई। होस्ट इकोलाई में बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो इकोलाई की प्रोजेनी सेल्स होगी उनमें पहुंच जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं?
मल्टीपल copies of recombinant DNA formed in host E. coli progeny। होस्ट इकोलाई प्रोजेनी में मल्टीपल कॉपीज पहुंच जाएगी किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। इट मींस जीन की क्या हो गई? क्लोनिंग। तो अपन क्या कह सकते हैं? क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन in host E. coli and E. coli cells shows antibiotic resistance। अब सोच के देखो बच्चों, क्या नेचुरली E. coli सेल्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखती थी? नहीं। लेकिन इकोलाई सेल्स आल्सो शोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। अब ये बच्चों नया जो कैरेक्टर है उसका जो फिनोटाइप चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ है? फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने की वजह से हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या काम किया जाता है? यही तो किया जाता है। उन सारी टेक्निक्स को अपन इन्वॉल्व करते हैं जिनमें अल्टरेशन और मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और आफ्टर अल्टरेशन मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर इनटू होस्ट, सो फिनोटाइप ऑफ होस्ट बिकम चेंज्ड। यहां पर भी चेंज हुआ है भाई। इकोलाई बैक्टीरियम में तो नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती नहीं थी, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ गई। किसकी वजह से? फॉरेन डीएनए की वजह से। इसमें मैनिपुलेशन करके ही तो चेंज किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस हो गया। इस तरीके से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आर्टिफिशियली स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर ध्यान रखनी है आपको। क्या? ये जो होस्ट इकोलाई है, इस होस्ट इकोलाई को बच्चों क्या कहेंगे? जीएमओ। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? क्योंकि बच्चों अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाए? तो ध्यान से समझना, ऑर्गेनिज्म कैरी एनी फॉरेन जीन नॉन एज जीएमओ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन जीन को कैरी करे, अपने जीन्स के अलावा उसमें अदर ऑर्गेनिज्म का जीन भी प्रेजेंट हो, वो ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या कहलाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब बताओ यहां पर इकोलाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि साल्मोनेला की जो जीन थी वो इस इकोलाई के अंदर ट्रांसफर की गई थी। क्लियर? तो एक मॉडर्न बायोटेक में अपन देखें, एक लिमिटेड जैसे क्राइटेरिया अपन लें, तो बेसिकली बच्चों इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके और ह्यूमन के लिए यूजफुल वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और वेरियस टाइप की सर्विसेज ली जा रही है, और वो सभी बच्चों ह्यूमन वेलफेयर में होते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्स्ट्रिक्शन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 3 बेसिक स्टेप होते हैं बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में। ठीक है, वो 3 बेसिक स्टेप क्या है वो इसी पूरे प्रोसेस से अपन निकालते हैं।
देखो बच्चों, 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ जीएमओ फॉर्मेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के 3 बेसिक स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट विथ डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, उस डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो जो क्या रखता हो? डिजायरेबल जीन, जिससे हमको कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना है, कोई सर्विस लेनी है, ऐसे जीन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, आइडेंटिफाइड डीएनए सेगमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल, जो हमने डीएनए सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जो डिजायरेबल जीन रखता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसमें? होस्ट सेल में, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था। और लास्ट, थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट सेल एंड ट्रांसफर डीएनए copies in its progeny। देखो बच्चों, आइडेंटिफाइड डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट, होस्ट के अंदर उस इंट्रोड्यूस डीएनए का मेंटेनेंस किया जाएगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, वो रेप्लिकेट होगा और रेप्लिकेट होने के बाद ट्रांसफर डीएनए कॉपीज इन इट्स प्रोजेनी, उस होस्ट सेल की प्रोजेनी में उस आइडेंटिफाइड डीएनए सेगमेंट की कॉपीज ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। जो क्या रखती है? डिजायरेबल जीन। उस जीन की हेल्प से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सकता है या अपन कोई सर्विस भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों कंप्लीट है फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो बच्चों, डिटेल से जो चीज अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है वो है बच्चों प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, या अपन ऐसा भी मान सकते हैं वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सारा काम जो अपन ने किया ना, इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनका अपने को डिटेल स्टडी करना है। लेकिन बच्चों, बिफोर स्टार्ट स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वी विल डिस्कस अबाउट टूल्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो बच्चों एसेंशियल है, नेसेसरी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो पहले अपन उन टूल्स का स्टडी करेंगे। आफ्टर स्टडी ऑफ टूल्स अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, टूल्स और
रिक्वायरमेंट्स ऑफ RDT, समझ ही जाओगे बच्चों, RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बच्चों 4 बेसिक टूल्स बताए गए हैं। फर्स्ट, एंजाइम्स। सेकंड, पैसेंजर ऑब्लिक एलियन ऑब्लिक फॉरेन डीएनए। ओके। थर्ड, वेक्टर ऑब्लिक व्हीकल डीएनए। और फोर्थ, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, ये बच्चों 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखो, डीएनए को आइसोलेट करने में, डीएनए को कट करने में, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से लाइगेट करने में, डीएनए को लीनियर बनाकर रखने में, डीएनए को सिंथेसाइज करवाने में, तो बहुत सारे प्रोसेस है जिनमें बच्चों वेरियस टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट है पैसेंजर, एलियन और फॉरेन डीएनए। डीएनए सेगमेंट विच इज बाइंड विथ वेक्टर डीएनए। डीएनए सेगमेंट कंटेन डिजायरेबल जीन एंड बाइंड विथ वेक्टर डीएनए नोन एज पैसेंजर, एलियन और फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए क्या होता है, कैसे कैसे अपन बच्चों फॉरेन डीएनए कौन कौन से टाइप का हो सकता है, ये अपन पढ़ेंगे। थर्ड, वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए। ठीक है, डीएनए जिसके साथ में फॉरेन डीएनए को बाइंड अप किया जाता है उसी को अपन क्या कहेंगे, वेक्टर डीएनए। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंट होस्ट। फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को बाइंड करने के बाद क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से या तो हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे या फिर कोई सर्विस लेंगे, उसके लिए बच्चों होस्ट में ट्रांसफर करेगा। तो एक कॉम्पिटेंट होस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं बच्चों एंजाइम्स। अब देखो खूब सारे टाइप के एंजाइम इन्वॉल्व हैं या यूज आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट का स्टडी अपन कर एंजाइम्स में से फर्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइजिंग एंजाइम्स। लाइजिंग एंजाइम्स, अब देखो लाइजिंग एंजाइम्स करते क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। अपने को रिक्वायरमेंट है ऐसे डीएनए सेगमेंट की जो डिजायरेबल जीन रखता हो। और अपन जानते हैं बच्चों इनसाइड ऑफ सेल डीएनए कवर्ड बाय मैनी कवरिंग्स, मैनी लेयर्स। ठीक है, जो डीएनए होता है वो कई कवरिंग से कवर रहता है। तो अगर हमको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनए चाहिए तो उसके लिए बच्चों सेल को ओपन करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा कवरिंग को, तब हमको डीएनए मिलेगा। तो लाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं ये किस चीज में यूज आते हैं, दीज एंजाइम्स used in open up the cell, open up the cell for get DNA, open up the cell for get DNA for genetic एक्सपेरिमेंट। जो भी अपने को एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए डीएनए अगर अपने को चाहिए तो सेल को ओपन अप करना पड़ेगा, और सेल की ओपनिंग के लिए काम में आते हैं लाइजिंग एंजाइम। जैसे अपन जानते भी है बच्चों, सपोज एक यूकेरियोटिक सेल की अपन बात करें, मान लो ये यूकेरियोटिक सेल है, सपोज ये बाहर प्रेजेंट है क्या, सेल वॉल, अंदर मान लो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, ये अपन मान लेते हैं क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है डीएनए। तो
तो बच्चों अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है? इस डीएनए की, लेकिन ये डीएनए वेरियस कवरिंग से कवर्ड है, तो इन सभी कवरिंग्स का लाइसिस करना पड़ेगा, इनका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उस ब्रेक डाउन में, उस लाइसिस में जो यूज आएंगे वो कहलाएंगे लाइजिंग एंजाइम। अब देखो बच्चों एग्जांपल अपन देखते हैं फॉर प्लांट सेल, फॉर प्लांट सेल। अब अपन जानते हैं प्लांट सेल वॉल मेड अप बाय मेनली सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन का लाइसिस करने वाले एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो फॉर प्लांट सेल सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम्स, ठीक है। फॉर फंजाई सेल, अब अपन जानते हैं बच्चों फंगल सेल वॉल मेड अप बाय काइटिन एंड ब्रेकडाउन ऑफ काइटिन कंप्लीटेड बाय काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। फॉर बैक्टीरियल सेल, फॉर बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। बच्चों बैक्टीरियल सेल मेनली मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन का ब्रेकडाउन जो होता है वो लाइसोजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई चलो वॉल की, प्लांट की है, फंगस की है, बैक्टीरिया। अब ऐसा तो है नहीं केवल वॉल ही प्रेजेंट होती है, इनसाइड ऑफ वॉल वेरियस मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट लाइक सेल मेम्ब्रेन, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों फॉर वेरियस मेम्ब्रेन्स, फॉर वेरियस मेम्ब्रेन्स यूज किया जाता है SDS, फुल फॉर्म है बच्चों इसकी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। और बच्चों ये सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है वो एक क्या है? डिटर्जेंट है, ठीक है। और इस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है फॉर लाइसिस ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से अपन सेल्स की कवरिंग को ब्रेक करा सकते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? ओपन अप हो जाएगी और अपने को जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के लिए फॉरेन डीएनए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब माना इन कवरिंग्स का अपन ने ब्रेक डाउन करा लिया और अपने को डीएनए मिल गया। अब बच्चों क्या हमको होल डीएनए की रिक्वायरमेंट है क्या? पूरे डीएनए से तो अपने को मतलब है नहीं, अपने को तो वो पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट चाहिए जो डिजायरेबल जीन रखता हो, उसी को तो अपन वेक्टर डीएनए के साथ में लिंक करेंगे। तो अपने को चाहिए बच्चों डीएनए सेगमेंट विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है। तो बच्चों जो डीएनए सेल को ओपन अप करके अपन ने बाहर निकाला है उसको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा? पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट मिलेगा। तो बच्चों सेकंड टाइप के जो एंजाइम है वो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को कट करने के काम में ही आते हैं, जिनको कहा जाता है क्लीविंग एंजाइम्स। उनके बारे में अपन अब स्टडी करते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्लीविंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम्स, ठीक है। दीज एंजाइम्स यूज्ड इन कट और ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए या आरएनए भी।
दीज एंजाइम्स यूज्ड इन कट और ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करेंगे। देखो, एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड्स, एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड्स ग्रुप्ड इन न्यूक्लिएजेज ग्रुप। कौन से ग्रुप में कंसीडर किया जाता है? न्यूक्लिएजेज। बच्चों, तो क्लीविंग एंजाइम कौन से ग्रुप में आते हैं? कंसीडर इन न्यूक्लिएजेज एजेज ग्रुप। ठीक है। अब बच्चों, ये न्यूक्लिएजेज ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं और ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसका ब्रेक डाउन करेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड adjacent nucleotides connect with फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट रहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो बच्चों, न्यूक्लिएजेज एंजाइम का काम क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है। न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स। देखो बच्चों, न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज exonuclease, exonuclease. Second is endonuclease and third is restriction endonuclease। ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, सबके नाम के लास्ट में बच्चों क्या लगा है? न्यूक्लिएज। इट मींस कट तो किसको करेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स को, लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें बच्चों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सो एंड्स पर से कट करेंगे, बाहर से डीएनए को काटेंगे। एंडो, एंडो इनसाइड, एंड्स को छोड़कर अंदर से कहीं काटेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडो है तो एंडोन्यूक्लिएज, कट तो अंदर से ही करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर से कट करते हैं। तो बच्चों, इन एंजाइम्स का अपन डिटेल में स्टडी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।